अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, काफी चीजें हैं, काफी मामलात हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई हैं। पहले मैं जरा आपको प्रोटेस्ट के हवाले से जो हमने किया था उसके हवाले से कुछ बताना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट हो गया, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट रहा। हमने डिस्प्ले ट्रक भी चलाया पूरे लंदन में। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। आप लोगों ने जो इतनी बढ़ चढ़ के सहायता की जिससे हम ये करने के काबिल हुए। अड़चनें बहुत आई, अड़चनें तो बहुत ही आई, क्योंकि सैटरडे को हमें ट्रक चलाना था और फ्राइडे को दोपहर के 3-4 बजे मुझे फोन आया ट्रक वाले का कि हम ट्रक नहीं चला सकते। मैंने कहा क्यों भाई? बोला वो इसलिए कि लंदन गवर्नमेंट ने आपका जो मटेरियल है ना ट्रक पे चलाने का, पाकिस्तान टेररिज्म ये वो अप्रूव नहीं किया है और उन्होंने वो रिफ्यूज कर दिया है। तो आप पाकिस्तान टेररिज्म के हवाले से ये चीजें नहीं चला सकते, तो हम आपका ट्रक नहीं चला रहे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, हमें मौका दो, हम चेंज कर देते हैं थोड़ा मटेरियल। बोला नहीं, हमने चलाना ही नहीं है। अब लास्ट मोमेंट पर उन्होंने वो कर दिया कैंसल। और मेरे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, क्योंकि मैं अपने भारतीय परिवार के सामने ये चीज रख के, भारतीय परिवार ने फाइनेंसिंग की थी इसको। आप सब ने थोड़ी थोड़े, किसी ने 10 पाउंड भेजे, किसी ने 20 पाउंड भेजे, किसी ने 50 भेजे, किसी ने 5 भेजे। तो मुझे ये हुआ कि अब आप लोग कहोगे कि देखो साला पाकिस्तानी है ना, माल लेके चुपचाप बैठ गया, अब ट्रक भी नहीं चला रहा। क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है बनानी। खराब होते मिनट भी नहीं लगता। और मैं इतना स्ट्रेस में आ गया कि अब मैं क्या करूं। फिर रीच परिवार मेरे साथ, आपको पता है कि जुड़ा हुआ है और मेरे हर कदम में, मतलब मुझे रीच ने सपोर्ट किया है। तो रीच के नाम पे ही हमने प्रोटेस्ट की भी परमिशन ली थी। रीच के जितने लोग थे वो सारे इस प्रोटेस्ट को, इस ट्रक को, इसके मटेरियल बनाने में और इसका सारा कुछ करने में वही लोग आगे आगे थे और बहुत ही ज्यादा उस पर काम कर रहे थे। फिर रीच के सारे लोग लग गए मुख्तलिफ ट्रक कंपनियों से बात करते हुए। फिर यहाँ पे दूर एक शहर है, वहां से एक ट्रक की बात हुई कि वो सैटरडे को आ जाएगा। फिर सैटरडे को सुबह मैं तैयार होकर निकला, ट्रक की तरफ जा रहे थे जहां ट्रक वाले से मिलने का था। तो उसका फोन आ गया कि मेरे ट्रक में कोई टेक्निकल इशू आ गया है, तो फिर 1.5-2 घंटे लेट पहुंचूंगा। फिर मैं आपको आगे 1.5-2 घंटे ज्यादा दे दूंगा। अब फिर एक स्ट्रेस हुई कि पता नहीं क्या अड़चन है, ऐसे कैसे टेक्निकल इशू आ गया, कोई वापस पाकिस्तानी साजिश तो नहीं। क्योंकि वो जो पहला ट्रक कैंसिल हुआ था वो हमें लगता है कि यहाँ का जो मेयर है सादिक खान, पाकिस्तान ओरिजिन का है, और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उसको कहा होगा कि भाई ये रुकवाओ। तो लेट्स सी, पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे फिर वापस स्ट्रेस हो गई। खैर मैं सेंट्रल लंदन जाके बैठ गया, वेट करता रहा। सर्दियां इतनी बढ़ गई हैं, लेकिन बहरहाल वेट करते रहे और फिर ट्रक आया। और फिर ट्रक आके फिर हम पाकिस्तान हाई कमीशन पे गए, वहां पे प्रोटेस्ट किया। वो बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट था। रीच इंडिया परिवार ने बहुत लोग जमा किए, मेरी तो इतनी अकेले की हैसियत है नहीं। और इतने सारे लोग जमा हुए, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। और हमने काफी शोर मचाया। कुछ वीडियोस मैंने लगाई हैं, कुछ मैं कल लगा रहा हूँ। आपको पूरा एक प्रोग्राम प्रोटेस्ट के हवाले से कल पेश करूंगा। फिर इसके बाद हम लंदन में घूमते रहे ट्रक को लेके मुख्तलिफ गलियों में, रोड्स पे। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ कि 26/11 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में एक भयानक तरीन दिन है। वो मेरा मकसद था कि हम भूलने ना दें। सो वो मकसद पूरा हुआ काफी हद तक। पूरे मीडिया ने, प्रेस ने इसको बताया। इस प्रोटेस्ट के हवाले से, 26/11 के हवाले से प्रोग्राम हुए। इसके अलावा मैं, आपको पता है, पिछले 3-4 साल से जो वीडियोस बनाता हूं, मैं शुरू से एक ही बात कहता आया हूं कि भारत की रक्षा करना खाली भारत की सरकार का काम नहीं है। ये हर इंडियन का काम है। उसने बाहर निकल के आना है और भारत की रक्षा करनी है।
और मैं हमेशा कहता था कि इंडियंस को बाहर आके प्रोटेस्ट करना है, दुनिया के सामने अपनी आवाज़ उठानी है, और वो हुआ। और ये बहुत ही मतलब मुझे खुशी हुई कि इंडियंस आए बाहर, इंडियंस ने जो नहीं भी आ सके ना, उन्होंने बहुत ओवरऑल सपोर्ट की और आवाज़ उठी, ये ज़रूरी है। अब ये एक रिवायत पड़ गई है, अब ये हम करते रहेंगे मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये प्रोटेस्ट के हवाले से बात थी। पाकिस्तान में चेन ऑफ कमांड चेंज हो गई है। आज बाजवा का आखिरी दिन था। आज बाजवा ने वो लकड़ी, वो छड़ी, वो डंडा जो आर्मी का होता है, वो आसिम मुनीर के हवाले कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बन गया है। इन अदर वर्ड्स, वो पाकिस्तान का महाराजा बन गया है, अमीरुल मोमिनीन बन गया है, खलीफा बन गया है, व्हाटएवर यू से। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है, वही असल पावर रखता है सारी चीजों में। तो अब आसिम मुनीर आ गया है। बाजवा को कोड वर्ड में हाजी साहब कहा जाता था। 6 साल हाजी साहब ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बजाई है। अब ये हाफिज साहब आ गए। हाफिज कहते हैं उसको जिसने पूरा कुरान हिफ्स किया हो। तो ये आसिम मुनीर ने पूरा कुरान हिफ्स किया है, तो अब आसिम मुनीर आ गया है। अब ये हाफिज साहब बजाएंगे पाकिस्तान की। इमरान खान ने कहा था कि मैं 26 नवंबर को एक जबरदस्त ऐलान करूंगा और हम मार्च लेके रावलपिंडी से इस्लामाबाद में घुसेंगे। उसका प्लास्टर भी उसी दिन उतर गया। मजे से वो चलता हुआ आया भी, और आके इसने ऐलान कर दिया कि हम मार्च खत्म कर रहे हैं और हम असेंबलियों से रिजाइन करेंगे और हम असेंबलियां खत्म करेंगे और सब अपने अपने घर चले जाओ। क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि उसका जो माई बाप था बाजवा, वो तो अब है नहीं, और आसिम मुनीर से इसका 36 का आंकड़ा है। तो उसने कहा कि बेकार है, अब इधर कुछ कर नहीं सकते। अब ये असेंबलियां तोड़ने के लिए रोज इजलास कर रहा है 26 नवंबर से लेकर अब तक। लेकिन इसके जो मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं, कैसे वो अपनी असेंबली की सीट छोड़ सकते हैं? आपको पता ही माल बनाने की जगह होती है, तो अब उसको अपने लोगों की तरफ से मुखालफत मिल मिल रही है। और नजर ये आ रहा है कि ज्यादातर असेंबली मेंबर, अगर असेंबली तोड़ने की बात आएगी या रिजाइन करने की बात आएगी, तो फिर वो शहबाज शरीफ से या पीपल्स पार्टी से जाके मिल जाएंगे। तो असेंबली तोड़ने की पोजीशन में है नहीं, रिजाइन करने के लिए इसके मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं वो तैयार हैं नहीं। हाफिज साहब आ गए हैं, आसिम मुनीर, वो भी इसके स्क्रू टाइट करेंगे। तो इमरान खान का खेल भी खत्म हुआ। इस पूरे शतरंज की बाजी में जो एक बहुत बड़ा मोहरा था, जनरल फैज हमीद, जिसने ये पिछले 2-3 साल से जो पूरा गंदा खेल रचाया था, वो भी नाकाम हुआ। उसकी रिटायरमेंट अप्रैल नेक्स्ट ईयर में थी, लेकिन इसने भी अचानक ऐलान किया कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले रहा हूं। इसने अर्ली रिटायरमेंट की एप्लीकेशन डाली और ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट भी हो गई। तो बताने वाले ये बताते हैं कि इससे रेजिग्नेशन लिया गया है, और इसने खुद अर्ली रिटायरमेंट की एप्लीकेशन नहीं डाली, इससे जबरदस्ती लिया गया है। और इसके साथ अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि आर्मी में डिवीजन, अगर बाजवा जिम्मेदार है डिवीजन पैदा करने का, तो आसिम मुनीर ज्यादा जिम्मेदार है कि आसिम मुनीर ने सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ आर्मी के लोगों का ग्रुप बनाया था। दूसरा, इसने आर्मी की मेन स्ट्रीम पॉलिसी से हट के कई चीजें की, जैसे कि अफगानिस्तान में जो लास्ट ईयर 14 अगस्त को तालिबान का इन्वेजन हुआ, तो पाकिस्तान की आर्मी तालिबान की ऑफ कोर्स माई बाप है, सपोर्ट कर रही थी, लेकिन छुप के कर रही थी, सर सामने आके नहीं कर रही थी। तो ये भाई साहब पहुंच गए वहां पे, चाय के कप पे नहीं लगे, काबुल पहुंच गए, और उन्होंने हक्कानी ग्रुप को बिल्कुल सरकारी तौर पे आशीर्वाद दे दी, जिससे आर्मी की को अमेरिका से काफी गालियां पड़ी कि हम अफगानिस्तान से भागे हैं तालिबान के हाथों हार के, तो उसमें जाहिर है फिर तुम लोग शामिल हो। तो और फिर इसने क्या किया कि अफगानिस्तान की जेलों से तालिबान ने सारे टीटीपी के लोग, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग थे, उनको जेलों से निकाला गया। वो सब इसके कंट्रोल में आ गए, और इसने टीटीपी के जरिए
शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने की कोशिश की, टेररिज्म की एक्टिविटीज बढ़ गई, और टीटीपी का असल माई बाप यही है, फैज हमीद। और फैज हमीद ने ये किया कि कल इसने अर्ली रिटायरमेंट की एप्लीकेशन डाली, और उसी वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर का एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर रहे हैं, और अब हम पूरे पाकिस्तान में अपने टीटीपी के लोगों को कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में दहशत फैला दो और जितने अटैक कर सकते हो करो। तो ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ये फैज हमीद अब रिटायर होने के बाद टीटीपी के जरिए सरकार के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। तो पाकिस्तान में ये सारी सूरत हाल है। मुख्तलिफ फाइनेंस एक्सपर्ट्स जो हैं, जैसे लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, और कल फिर शब्बर जैदी, एफबीआर के फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के एक्स डायरेक्टर, इन दोनों ने बार बार ये बयान दिए हैं और पूरी रिपोर्ट्स दी हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का कल इंडेक्स 900 पॉइंट गिरा है। 1,000 रुपए का शेयर है ना, वो 200 रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, जो पाकिस्तान दुनिया में इशू करता है लोन लेने के लिए, वो 1,000 रुपए का बॉन्ड जो है ना, वो कोई 300 रुपए में लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिफॉल्ट होने का पूरा एक रिस्क बढ़ गया है। और करंट फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार कहते हैं नहीं नहीं इतना नहीं है, खाली 10% है रिस्क। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 10% नहीं है, 90% रिस्क है। क्योंकि अब जो पेमेंटों की ड्यू लाइन आ रही है, जैसे अब दिसंबर में पाकिस्तान को जो बॉन्ड्स के अगेंस्ट में $1.5 बिलियन देना है, तो पाकिस्तान के पास वो $1.5 बिलियन नहीं। और आगे कुछ लोन रीपेमेंट्स के हैं, फिर चाइना, सऊदी अरब, जब अभी शहबाज शरीफ चाइना भी गया था और सऊदी अरब भी गया था, और दोनों मुल्कों का पाकिस्तान के प्रेस ने ये खबर शाया की थी कि हम चाइना ने कहा था कि हम $8.4 बिलियन देंगे पाकिस्तान को, सऊदिया ने कहा था कि हम $4.2 बिलियन देंगे। लेकिन अभी तक चाइना या सऊदी अरब ने ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया। तो ये सब बातें हैं। पाकिस्तान उनके भी हाथ पांव जोड़ रहा है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के हाथ पांव जोड़ रहा है, एशियन कम डेवलपमेंट बैंक के हाथ पांव जोड़ रहा है। हर तरफ से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, भिखारी बन के जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई मदद मिल नहीं रही। तो इसलिए सिचुएशन इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खराब है। अजीज दोस्तों, मैं सवाल जवाब की तरफ जाऊंगा। उससे पहले आखिरी आपको एक खबर दे दूं कि आज लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कि वाइट सुपरमैसिस्ट राइट विंग एंड हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, ये इन दोनों को जोड़ रहे हैं। और उसके प्रोफेसर भी एक हिंदू हैं जो कि स्पीच करेंगे, ढिलोन। और ये ढिलोन है ना, ये एक बार में काम करता था और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन जाहिर है फिर लेफ्ट के पास इतना पैसा है, फिर एंटी इंडिया एंटी हिंदू एलिमेंट जो हैं इनके पास इतना पैसा है कि इसकी खूब पब्लिसिटी कर रहे हैं। और अभी ये कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है लंदन में। पहले मैंने भी सोचा कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, कुछ सवाल जवाब करूंगा, लेकिन अव्वल तो वहां पे सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। दूसरा यह है कि क्यों हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस दें, इतनी पब्लिसिटी दें। लेकिन एक एजेंडा है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे अभी एक फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा मूवी एक इजरायली फिल्म में करने बताया। तो देखें, आपको ऐसे कई इजरायली मिलेंगे जो इसराइल की गवर्नमेंट पे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हैं और ये जालिम हैं और ये फैशिस्ट हैं, और इस तरह का वो अपनी सरकार के बारे में भी करते हैं। दुनिया में हर किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे। उस एक फिल्म डायरेक्टर के कहने से कश्मीर फाइल्स की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हो सकती। मैं पहले भी कह चुका हूं, वापस कहता हूं
कि कश्मीर फाइल में अभी तो पूरा सच दिखाया नहीं गया। पूरा सच इससे भी ज्यादा भयानक था। ये किसको नहीं पता कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ 89 से जो सिलसिला शुरू हुआ, क्यों आज एक भी कश्मीरी पंडित नहीं है कश्मीर में? कोई इतना बता दे कि प्रोपेगेंडा है, तो फिर मैं ये सिर्फ जवाब दे दें कि आज एक भी कश्मीरी पंडित क्यों नहीं है कश्मीर में? क्यों आज भी जो कश्मीरी पंडित जाता है वापस उसको मार दिया जाता है? कहाँ गए वो हिस्टोरिकल मंदिर हैं जो कश्मीर में, वो सब खत्म क्यों हो गए? तो अगर प्रोपेगेंडा है तो फिर ये सब चीज क्या थी? फिर 89 से जो भांत भांत के टेररिस्टों ने कश्मीर में जाके जो आतंक की होली खेली है, वो सब क्या था? इस फिल्म ने तो अभी पूरा सच बताया नहीं है कि पूरा, इतना सच अभी किसी से हजम नहीं हो रहा, तो पूरा सच कैसे हजम होगा? तो अजीज दोस्तों, मैं और भी मेरे पास स्टोरीज बहुत हैं इंग्लैंड के हालात के हवाले से। वर्ल्ड कप फुटबॉल में मोरक्को ने बेल्जियम को हराया, और फिर बेल्जियम में सबसे ज्यादा बड़ा फॉरेनर ग्रुप है ना, वो मोरक्कन्स हैं। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद तबाही जो मची थी यूरोप में और बेल्जियम में, उस तबाही को रीबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए इनको मजदूरों की जरूरत थी। तो इन्होंने मास माइग्रेशन अलाउ की थी तुर्की और मोरक्को से। मोरक्को, तुनिस, अल्जीरिया, ये तीन एक साथ मुल्क है नॉर्थ अफ्रीका में। तीनों अरब हैं, तीनों की जबान सेम है, और तीनों की हरकतें भी सेम हैं। तो मैं तो बेल्जियम में 20 साल रहा हूँ। तो मोरक्कन वहां पे बहुत ही ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। तो मैच जीतने के बाद इन्होंने बेल्जियम में सैकड़ों गाड़ियां आग लगा दी, पथराव किए, चीजें तोड़ी, सरकारी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, सबको तबाह किया, और एक कैओस की सूरत हाल है। बेल्जियम के बारे में ये कहा जा रहा है कि यूरोप का बेल्जियम वो मुल्क है जो बहुत जल्द इस्लामिक शरिया स्टेट में तब्दील होने जा रहा है। मैं, जाहिर है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसको इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करता कि आफ्टर ऑल कैपिटल ऑफ यूरोप है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर उधर है, यूरोपियन पार्लियामेंट और ये सब। नेटो का कैपिटल है, नेटो का हेडक्वार्टर उधर है। ओवरऑल पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से देखें ना, तो पूरे बेल्जियम को मिलाए ना, तो अभी बहुत कम है। मैं जहां तक समझता हूँ 80% अभी भी लोकल हैं। लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ इंग्लैंड में हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों से गोरे छोड़ के चले गए हैं अंदर अंदरूनी इलाकों में, इसी तरह बेल्जियम में भी ब्रसल्स, एंटवर्प, गेंट, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां से लोकल पॉपुलेशन ने माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में चली गई है। तो बड़े शहरों में मेजोरिटी मोरक्कन, तुर्की, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इन लोगों की हो गई है। तो मोरक्कन जब मैं कहता हूँ ना, तो मोरक्कन्स आर, अगेन आई एम सेइंग के नॉर्थ अफ्रीकन, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और मोरक्को के लोग एक ही नस्ल के हैं। तीनों अरब हैं, तीनों मुस्लिम स्टेट हैं, और तीनों फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रांस की कॉलोनी रही है। तो बेल्जियम में भी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, बेल्जियम भी एक फ्रेंच बाइलिंगुअल है, फ्लेमिश और फ्रेंच। तो ये फ्रेंच स्पीकिंग मोरक्कन्स और नॉर्थ अफ्रीकन हैं, वो अभी भी मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन ब्रसल्स में ये मेजोरिटी में है। और ब्रसल्स में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। हर गली में आपको मस्जिदें मिलेंगी, तुर्कियों की मस्जिदें मिलेंगी, पाकिस्तानियों की, बंगालियों की, मोरक्कनों की, इन सब की मस्जिदें मिलेंगी, और बेल्जियम में ये काफी बड़ी मेजोरिटी में है। तो यूरोप के हालात भी अपनी जगह बहुत खराब हैं। फ्रांस में भी मामला बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, वो सब मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपके सवालात की तरफ आऊंगा। सबसे पहले मैं सुपर थैंक्स के दोस्तों का प्रणाम, जो इतने बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं, आप सबकी मेहरबानी। उदित त्रिपाठी जी सवाल कर रहे हैं, सर व्हाट यू पर्सनली थिंक ऑफ जनरल मिर्जा असलम बेग? देखिए, जनरल मिर्जा असलम बेग एक मुहाजिर था, इंडिया में पैदा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो सिंधी, बलोच, पख्तून और पंजाबी चार बड़ी कौमें हैं, और कहा जाता है कि एक पांचवी जो इनसे पावरफुल कौम है वो पाकिस्तान आर्मी है। उसमें पंजाबी तो है ही है सारे मेजोरिटी, बाकी कोई इक्का दुक्का मुहाजिर या पठान पहुंच जाए। बलोच सिंधी आज तक नहीं बने। एक हजारा के जनरल मूसा बने थे आर्मी चीफ,
अयूब खान के दौर में, अयूब खान के दौर में अयूब खान ने बनाया था। तो इसके अलावा पंजाबी ही हैं, मुहाजिर और पठान, ये अक्सर हाईएस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। जैसे अयूब खान वाज ए पख्तून, अगेन अयूब खान वाज आल्सो ए हजारा आई थिंक, और याह्या खान एक ईरानी पर्शियन ओरिजिन का पठान था। जबकि जनरल मुशर्रफ मुहाजिर था, जनरल मिर्जा असलम बेग मुहाजिर था। तो असलम बेग था तो बहरहाल एक शाउनिस्ट पंजाबी आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव, और ये उस वक्त बना था। इसके ऊपर ये भी इल्जाम लगा था कि जब जियाउल हक उस जो इसका प्लेन फटा था, तो जब ये प्लेन की तरफ जा रहा था अपने इतने सारे जनरल्स के साथ और अमेरिकन एम्बेसडर्स के साथ, तो जनरल मिर्जा असलम बेग भी उसके साथ था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो प्लेन पे नहीं चढ़ा और उसने कोई इमरजेंसी दिखा के निकल गया। तो ये रनवे से गाड़ी में पीछे जा रहा था और प्लेन ने टेक ऑफ किया और तबाह हो गया। तो जनरल मिर्जा असलम बेग से आर्मी में सीनियरिटी लेवल पे जितने ऊपर थे ना, वो सब मर गए उसमें। तो जनरल मिर्जा असलम बेग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था। तो एक सस्पिशियंस इसके ऊपर भी लाया जाता है कि इसमें जो आम की पेटी रखी गई थी बम के साथ उस प्लेन में, उसमें इसका भी हाथ है। और फिर इसने आर्मी चीफ बना, इसने कोशिश की कि मार्शल लॉ लाए, लेकिन उस वक्त फिर सिचुएशन ऐसी थी कि अमेरिका का भी, इसमें सुना है कि जनरल जिया के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें अमेरिका का भी हाथ था। तो जनरल असलम बेग को मार्शल लॉ अमेरिका ने लाने नहीं दिया और उसको मजबूरन बेनजीर भुट्टो को, इसको इलेक्शन कराने पड़े और बेनजीर भुट्टो को गवर्नमेंट हैंड ओवर करनी पड़ी। एमक्यूएम जो मुहाजिरों की पार्टी थी, इसमें डिवीजन सबसे पहले असलम बेग ने ही शुरू किया था। तो असलम बेग का कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है और हिस्ट्री में इसका नाम भी कोई अच्छा नहीं है। महेश नारायण जी, Arif bhai, do you think General Asim try some adventure in Kashmir? He was ISI chief during Pulwama. India should hit them hard if they try anything. देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त हैसियत नहीं है कि कोई एडवेंचरिज्म कर सके। मामूली सी मिसाल ले लें कि इनके पास पैसे ही नहीं है, जंगें पैसों से लड़ी जाती हैं। कहां से लाएंगे पैसे? ये 4 दिन नहीं सस्टेन कर सकते एक जंग को। करने को तो पाकिस्तान आर्मी बहुत चाहती है कुछ, लेकिन करने की पोजीशन में नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी अगर भारत की आर्मी ने अटैक कर दिया ना पीओके और गिलगित बल्तिस्तान हासिल करने के लिए, पाकिस्तान 10 दिन नहीं इनको रोक सकता। 10 दिन बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं। पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, हर चीज पैसे से चलती है। 4 दिन का तो इनके पास पेट्रोल है, कौन सा जहाज उड़ाएंगे, कौन सा शिप चलाएंगे? इनके पास है ही कुछ नहीं। तो ये कुछ करने की पोजीशन में है नहीं, चाहते बहुत कुछ है एडवेंचरिज्म करना। और दूसरा, इनको पता है कि इस बार छोटा सा कोई इन्होंने पुलवामा उड़ी जैसा भी कर दिया ना, तो भारत ने इस बार घर में घुस के इनका बाजा बजा देना है। खाली बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक अब नहीं होने वाली भारत की तरफ से। और मेरी 26 नवंबर को मैंने एक वीडियो लगाई है कि पीओ के भारत आसानी से ले सकता है कि नहीं। उस पे मैंने डिटेल में बताया है कि पिछले 1 साल में भारत की जो जंगी तैयारियां हैं, खास तौर पे पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पे। अब पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पे चाइना के खिलाफ तो तैयारी नहीं हो रही ना भाई। तो वो तैयारियां हैं, वो सब चीजें। अभी परसों एक भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है राजस्थान सेक्टर में। तो ये सब चीजें जो भारत तैयारी करके बैठा है, तो पाकिस्तान को पता है कि इस बार का एडवेंचरिज्म इनको भारी पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि वो कुछ करने की पोजीशन में है। रजा शाह जी, what reason Pakistan is not better, not developed like other countries? Why Pakistani illiterate and illiterate people like to go abroad? Any hard work but do abroad what Pakistan to do ही। लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी वजह तो सबको पता है कि आर्मी है डेवलप ना करने की। आर्मी का एक एक ऑफिसर, चाहे ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, जनरल है, वो बिलियनर है। इन्होंने मुल्क को लूटा है। इलिटरेट क्यों है पाकिस्तान, जाहिल कौम क्यों है? इसलिए कि जाहिल कौम रखोगे तो फिर आप इनको इनके ऊपर रूल कर सकोगे ना। तो अपने मुल्लाओं को, मदरसों के जरिए इन्होंने कौम को जाहिल रखा है, कौम को बिल्कुल एजुकेटेड नहीं किया। तो बुनियादी वजह पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसीज हैं
जो टेररिज्म को बेस बना के इन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, तो बेसिक रीजन तो यही है। इसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं ना, जब आपके ऊपर जो आप पे रूल कर रहे हैं वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि आपके पास कुछ करने को, एज ए नेशन आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। चांदनी दरियानी जी, नमस्ते भैया, व्हाट आर योर व्यूज ऑन नादव लिपिड, इस्लाम इसराइली फिल्म मेकर। देखें चांदनी जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो इसराइली, मैंने अभी बताया आपको कि इसराइली ऐसे भी लोग हैं कुछ जो अपनी सरकार पे भी फैशिज्म का इल्जाम लगाते हैं और आरोप लगाते हैं कि हमारी सरकार फलस्तीन पे जुल्म कर रही है, वो ऐसे आपको कई इजरायली मिलेंगे। तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ? एक बिल्कुल ही झूठ का पलंदा अगर ये बोल रहा है, या तो आप बात साबित करो ना, जैसे आज विवेक अग्निहोत्री जी ने ट्वीट की है कि अगर आप ये साबित कर दें कि कश्मीर फाइल्स फ़िल्म में मैंने कोई झूठ बोला है, तो मैं हमेशा के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँगा, फ़िल्में बनाना बंद कर दूँगा। साबित तो कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ बैठ के कोई कहता है कि आरिफ आजा क्या इंडियन एजेंट है, आरिफ आजा क्या आपको रॉ पाल रही है। साबित करो ना भाई, कुछ कहने से थोड़ी कुछ होता है। मैं बात तो सच करता हूँ, जो भी आपके सामने रखता हूँ सच रखता हूँ, तो कहने से कुछ नहीं होता किसी के। ए जी, आरिफ जी, what do the general public in POK and Gilgit Baltistan favors amongst India or Pakistan? Is there any news media where we get to see news of POK in GB? देखें, पीओके और जीबी में टोटल एम्बार्गो है, वहां से न्यूज बहुत मुश्किल से निकलती हैं। मैं कुछ मेरे कश्मीरी दोस्त हैं पीओके से और गिलगित बल्तिस्तान से, उनसे व्हाट्सएप के जरिए राब्ते में रहता हूं, तो वो मुझे अक्सर चीजें भेजते रहते हैं। बाकी वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कुछ भी बताने की। वहाँ के लोकल लोगों के बारे में आपने कहा है, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं कि भारत के कश्मीर में, लद्दाख में इस हद तक डेवलपमेंट हो रही है, एक से एक पुल बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, ट्रेड और टूरिज़्म डेवलप हो रही है, पीस है, शांति है, रिलीजियस राइट्स हैं, कश्मीरी वहाँ पे रूल कर रहा है। ये सब चीजें देखते हैं तो फिर इनको ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम पे तो पंजाबी आर्मी ने टोटल मार्शल लॉ जैसी सूरत-हाल रखी हुई है। हमें तो किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं है। और यहाँ पे तो ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना गैस है, ना डेवलपमेंट है, ना बिज़नेस है, ना जॉब्स हैं। तो फिर उनको गुस्सा आता है, तो वो अब पाकिस्तान के खिलाफ पीओके और गिलगित-बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई है। सीपेक जब लाया था चाइना और पाकिस्तान, इसके बाद तो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग टोटली एंटी पाकिस्तान हो गए। पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में एक एलिमेंट आजादी वाला भी है कि आजाद पूरा कश्मीर चाहते हैं। मेरी नजर में ठीक है, हर आदमी की अपनी सोच है, अपनी राय है, उसको हक है ये सोच रखने का, लेकिन ये एक टोटली बेवकूफी वाली बात है कि आप एक आजाद कश्मीर, इंडिपेंडेंट कश्मीर स्टेट की बात करते हैं। वो मुमकिनात में से नहीं है, तो फिर आप एक गलत चीज कर रहे हैं। और अगर सिर्फ दो चॉइस दी जाए पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को, कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ, तो आई एम श्योर कि 90% पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ जाना पसंद करेंगे। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सुपर पावर है, स्टेबल डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, प्रॉस्पेरिटी है, बिजनेस है, टूरिज्म है, जॉब्स हैं, एजुकेशन है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वहाँ पे सब अवेलेबल हैं। तो ऑफ कोर्स पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वाले इंडिया के साथ जाना पसंद करेंगे। बाकी जब ब्रिटिश यहाँ से गई थी इंडिया से और पाकिस्तान बनाया था इन्होंने, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी जितनी भी, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उनको तीसरी चॉइस नहीं दी गई थी। उनको कहा गया था कि या तो आप इंडिया के साथ जुड़ोगे या पाकिस्तान के साथ जुड़ोगे। उनमें से किसी को आजाद रहने की चॉइस नहीं दी गई थी। तो जो आजाद कश्मीर की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कश्मीर की, वो मेरी नजर में कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। विनटेक टॉक जी, थैंक यू वेरी मच। विपिन तोमार जी, सर, अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अमरुन साले वाली
क्या वो टीटीपी को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है पंजशेर वैली को? 2 सवाल हैं। टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो तालिबान आया ना, तो ऑफ कोर्स जो तालिबान मेन स्ट्रीम है उसका ही एक तरह का एक हिस्सा है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज पाकिस्तान बेस्ड है। क्या आफ्टर ऑल ये जो तालिबान है वो ये कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया में शरिया लाएंगे, तो सबसे पहले तो वो अपने पड़ोस में पाकिस्तान में लाएंगे ना। खास तौर पे पाकिस्तान का जो केपीके प्रोविंस है वो तो पख्तून है। ड्यूरेन लाइन को कोई पख्तून एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो अफगानी है कि पाकिस्तानी है। तो वो वैसे ही पाकिस्तान में पंजाब और केपीके का जो बॉर्डर है उसके बाद वो केपीके को अफगानिस्तान का हिस्टोरिकली हिस्सा मानते हैं कि अंग्रेजों ने कब्जा किया था। पहले महाराजा रणजीत सिंह तो काबुल तक चले गए थे, लेकिन फिर जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज जब पंजाब को कब्जा करके आगे बढ़ता गया तो ड्यूरेंट लाइन तक वो अफगानिस्तान के लोगों को पीछे हटाता गया, अफगानिस्तान फोर्सेस को। और फिर ड्यूरेंट लाइन पे थक गया अंग्रेज। अंग्रेज ने कहा हमने जो बर्मा से लेके यहाँ का अटक, पंजाब का जो आखिरी शहर है अटक तक, जो फतूहात हासिल किए हैं ड्यूरेंट लाइन तक, उसको सस्टेन करें, उसको सेट करें। तो इसके लिए उन्होंने अफगान बादशाह के साथ उस वक्त एक मुआहिदा करके ड्यूरेंट लाइन खींची थी। तो तालिबान ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करते नहीं, तो इन्होंने टीटीपी को, ऑफ कोर्स टीटीपी तालिबान का ही एजेंडा लेके पाकिस्तान में एक्टिविटीज करता है। आपका दूसरा सवाल ये था, क्या था दूसरा सवाल? हाँ, पंजशेर वैली। देखें, पंजशेर वैली में रेजिस्टेंस तालिबान के खिलाफ चल रही है। जब से 14 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान रूल आया तो पंजशेर वैली पे नॉर्दर्न एयरलाइंस अपनी रेजिस्टेंस जारी रखे हुए है। लेकिन अब उस रेजिस्टेंस को कोई मदद नहीं है तो वो कहां तक चलेगी? भारत ने शुरू में 6-8 महीने तक तो भारत बिल्कुल खामोश रहा था अफगानिस्तान के मामले पे, क्योंकि अशरफ गनी की सरकार को अफगानिस्तान में भारत बहुत सपोर्ट कर रहा था और डेवलपमेंट के हवाले से भारत ने कई प्रोजेक्ट शुरू कर रखे थे। लेकिन फिर जब तालिबान आ गए तो भारत के लोग वहां से निकल गए और भारत सब छोड़ छाड़ के वापस आ गया। भारत ने शुरू में किसी को सपोर्ट का ऐलान नहीं किया, लेकिन फिर भारत की एक पॉलिसी सामने नजर आने लगी जब आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले एक भारत का डेलीगेशन, सरकारी डेलीगेशन तालिबान से मिलने गया अफगानिस्तान। तालिबान ने भारत को दावत दी कि आप अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करें, हमारी मदद करें। और मैं समझता हूँ एक करेक्ट सोच आई भारत की भी कि हमें तालिबान से क्या मसला है भाई। ठीक है, हम उनके एंटी ह्यूमन राइट्स एक्ट्स हैं जो खास तौर पे औरतों के खिलाफ, लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ, और उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उस पर आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन हम तालिबान से क्यों पंगा लें भाई? तालिबान पाकिस्तान का क्रिएटेड एक आर्मी टेररिस्ट विंग है जो भारत को तंग नहीं करता। तालिबान भारत में कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो हम तालिबान से पंगा क्यों लें? तो स्लोली भारत तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि भारत पंजशेर वैली में कोई सपोर्ट कर रहा होगा नॉर्दर्न अलायंस को। महेश भाई नमस्कार। अरे भाई, 26/11 का प्रोटेस्ट के लिए आपका और आपके हिंदू साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इट इज ए मैटर ऑफ शेम एंड ग्रेट रिग्रेट दैट नो वन इंक्लूडिंग मी कैरिड आउट प्रोटेस्ट इन मुंबई यस्टरडे। उफ, ये तो बहुत जरूरी था। मुंबई में तो अटैक हुए थे। मुंबई वालों को तो 2 करोड़ का शहर है तो कम से कम 50 लाख तो सड़कों पर होना चाहिए था। जिंदा कौमें अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भूलती नहीं है, लेकिन हम भारतीयों की ये बड़ी बदकिस्मती रही है। इवन यहाँ पे भी 1.4 मिलियन हिंदू रहते हैं, इंडियन रहते हैं इंग्लैंड में। सिर्फ 100 लोग जमा हुए थे और कितने लोगों ने ओपोज करना शुरू किया। आरिफ हजा क्या का प्रोटेस्ट है, रीच का प्रोटेस्ट है, हम क्यों जाएं? यही चीज राजा दाहिर के साथ की गई थी कि जब मुसलमानों ने हमला किया था तो बाकी के राजाओं ने कहा राजा दाहिर के उस पर हम क्यों बोले, उसका मसला है, वो लड़े। नतीजा क्या निकला? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान आते गए ना। तो ये बड़ी गलत सोच है हमारी कि हम भूल जाते हैं
हमें इतने 1300-1400 साल में जुल्म हुए कि हमें तो सड़कों पे होना चाहिए, लेकिन हम अपनी वो कंफर्ट ज़ोन से निकलने को ही तैयार नहीं होते। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बाकी आपने धन्यवाद कहा, तो धन्यवाद क्या भाई, ये मेरा कर्तव्य है और अपना अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अगर कोई कुछ करता है तो उसका धन्यवाद क्या करना। और बदकिस्मती से ये एक मैं पाकिस्तानी बोर्न हूँ और पाकिस्तान की तरफ से था, तो ये तो मेरे ऊपर कर्ज़ भी था। सो मैंने किया। राहुल साइनी जी, Sir, is it right time to take POK as said by many that it's right time to take POK back as Pakistan is at its low? Won't it unite Pakistan against Indians? Shouldn't we let Pakistan dismantle itself and then take POK? देखें, पाकिस्तानी यूनाइट भी हो जाएं, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जंग पैसों से लड़ी जाती है। देखें, एक मिसाल देता हूं आपको। सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी, अमेरिका से भी बड़ी, कोल्ड वॉर के जमाने में। आधा यूरोप उसके कब्जे में था। क्या हुआ? कितने दिन जंग लड़ सका? इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर सकी ना। जब इकोनॉमी आपकी जंग को सस्टेन नहीं कर सकती तो आप हार जाते हो। यूगोस्लाविया यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क था, इकोनॉमी नहीं थी तो 8 टुकड़ों में आज बटा हुआ है। 8 अलग-अलग कंट्रीज बन चुके हैं। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। इकोनॉमी स्ट्रांग थी वेस्ट जर्मनी की, दोनों वापस मिल गए। हर चीज इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। पाकिस्तानी यूनाइट होके भी क्या उखाड़ लेंगे जब आपके पास जंग लड़ने को पैसा नहीं। सोवियत यूनियन में रशियन सारे यूनाइटेड थे, क्या उखाड़ लिया। और दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि कुछ भी होगा तो सिंधी बलोच पख्तून पंजाबी आर्मी को साथ देंगे? नो हुए। आज एक भी बलोच पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। सिंधियों में सिर्फ वडेरे जो है ना सिंधी और उनके चमचे, इसके अलावा आम सिंधी पाकिस्तान से तंग आया हुआ है। पख्तून, एक एक पख्तून पाकिस्तान से नफरत करता है। इसकी वाज़ेह मिसाल यह है कि आप देखते हैं क्रिकेट का मैच जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होता है, तो पाकिस्तानी पख्तून भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। स्टेडियम्स में पंजाबियों का झगड़ा पख्तूनों के साथ हो रहा होता है। तो यूनाइट खाली पंजाबी और मुहाजिर होंगे, क्या उखाड़ लेंगे अगर इनके पास लड़ने को पैसा ही नहीं है तो। और आपने कहा कि पाकिस्तान डिसमेंटल करना पहले जरूरी और फिर पीओके, तो सब साथ ही होगा, एक ही हल्ले में होगा। क्योंकि जब आप पीओके और गिलगित बल्तिस्तान ले रहे होंगे तो वहां बलोच और सिंधी अपनी आजादी की जंग और तेज कर देगा और पख्तून, और फिर अफगानिस्तान पूरे बदले लेगा। तो मैं समझता हूं ये सब एक ही झटके में होगा। बलोच सर, वाई पाकिस्तान आर्मी विजिट कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज इन बलोचिस्तान? देखिए, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में आप चले जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई मिलिट्री कंटोनमेंट है, छावनी है। वहां फौजियों के ट्रक खड़े होते हैं, फौजियों के टेंट लगे होते हैं जिसमें वो, तो जाहिर है स्टूडेंट्स किसी भी मूवमेंट का रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पे पूरी नजर रखती है कि बलोच स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज पे नजर रखती है ताकि वो इन टाइम इनको रोक सकें। बलोच सर, वाई फैज हमीद रिटायर वेरी अर्ली? मैंने शुरू में बताया था, आज आप शायद लेट आए हैं, कि सुना यही है कि फैज हमीद से रेजिग्नेशन लिया गया है, उसने रिजाइन किया नहीं है और उसको जबरदस्ती रिटायर कराया गया है। और दूसरा, अब इसके पास क्या बचा था? इसने भाजपा के खिलाफ आर्मी में ग्रुप बंदी शुरू कराई थी, तो अब नया आर्मी चीफ ने आते ही ये फैसला किया होगा ना कि भाई साहब इसको निकालो साले को, वरना ये यहाँ पे वापस ग्रुप बंदियां करेगा। और इसने भी देख लिया, इमरान खान ने भी अपना लॉन्ग मार्च खत्म करके घर पे जाके बैठ गया, आसिम मुनीर आ गया, आईएसआई का जनरल नदीम भी इसके खिलाफ। तो इसने देख लिया कि अब मेरी कुछ चलनी तो है नहीं, मैं एक भावलपुर का कोर कमांडर रह के अब क्या बिगाड़ लूंगा, और मुझे जो विद इन दी आर्मी अब मुझे घेरा जाएगा और फिर मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। तो इसने कहा बेहतर है कि निकल लो।
तो वो निकल लिया है। थैंक यू हेम जोशी जी। अजय टी, सर व्हाई सो मेनी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिकमिंग मुल्ला? खाली क्रिकेटर थोड़ी भाई, पूरी सोसाइटी मुल्ला होती जा रही है। देखिए, मैं कई मेमन व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी मेंबर हूँ, फेसबुक पेजेस का भी लाइक करता हूँ। मैं देखता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे जिंदगी का बचपन और अर्ली जवानी तो कराची में कटी है, और कराची में भी हम ज्यादातर मेमन कम्युनिटी बंद रहती है अपने में ही, हम ज्यादातर आपस के ही लोग रहते हैं। इवन मैं जब सऊदी अरब गया था, तो मैं हम जब जो छड़े लोग, बैचलर्स लोग एक साथ रहते थे एक घर में, तो मैं मुख्तलिफ घरों में रहा हूँ कुछ कुछ महीने, तो वो सब मेमनों के घर थे, मेमन लड़के थे। तो और एक ही इलाके में, कराची में ओल्ड टाउन करके इलाका है, खारादार मीठादार, वहां पे हम रहते थे। तो ज्यादातर मेमनों को मैं जानता हूँ बाय फेस बाय नेम। तो मैं वो ग्रुप्स में देखता हूँ, तो आधे से ज्यादा लोग, अगर एक ग्रुप खड़ा है कि आज फलां की बेटी की शादी थी, इसमें सब जमा हुए, अब तस्वीरें हैं, 25 लोग खड़े हैं, तो उसमें 15 दाढ़ी वाले, और ज्यादातर बगैर मूंछ दाढ़ी वाले, ऊंची शलवार, टोपी या पगड़ी। ये चीजें हमने तो नहीं देखी थी एटीज में, जब मैं कराची में 70s और 80s में रहता था। कोई दाढ़ी वाला नहीं मिलता था। हाँ, कोई बुढ़े बुढ़े सा, मेरे नाना ने दाढ़ी रखी थी, मेरे दादा ने रखी थी, बुढ़े रख लेते थे। लेकिन ये आजकल मैं देखता हूँ कि यंग या 30-40 साल वाले लोग सब दाढ़ियों में आ गए। हमारे घर की मिसाल ले लें, हम आप देखते हैं कि मैं कितना लिबरल हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत लिबरल थे, मेरी माँ बुर्का नहीं पहनती थी, मेरे बाप की दाढ़ी नहीं थी। लेकिन मेरा छोटा भाई है, 11 साल छोटा है, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, टोपी। इसके बच्चे सारे हिफ्स कर रहे हैं कुरान के, कुछ ने कर भी लिए हैं। मेरा तो इनसे कांटेक्ट नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता। लेकिन मुझे याद है कि मेरा भतीजा एक जो सबसे बड़ा था, वो अब तो मेरा ख्याल है 20 साल का होने वाला है, तो वो कब का हिफ्स कर चुका था। तो ये है कि डेमोग्राफी पूरी चेंज हुई है, खाली क्रिकेट नहीं। मुल्लाइज्म को इतना प्रमोट किया गया है अफगान वार के बाद। मैं जब 2005 में कराची इलेक्शन लड़ने के लिए गया ना, फ्रांस से, तो मैंने देखा कि मेरे फादर की वाइट दाढ़ी, इतनी ज्यादा लंबी नहीं थी लेकिन इतनी सी थी। तो मैं जानता था कि मेरे फादर बहुत लिबरल थे और इन चीजों में नहीं पढ़ते थे। तो मैंने ऐसे ही हंस के कहा, मैंने कहा आप भी मुल्ला बन गए? तो डरते डरते मेरे छोटे भाई की तरफ देखा और उंगली से इशारा किया। हाँ, क्या मतलब? बोला इसने जबरदस्ती रखवाई है, क्योंकि मेरा छोटा भाई मौलवी है ना। तो मैंने कहा कि ये आपका बाप है कि आप इसके बाप हो? ये आपके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? आपको नहीं रखनी? बोले नहीं। मैंने कहा उठे। मैं सीधा उनको बार बार की शॉप पे ले गया, मैंने कहा साफ करो दाढ़ी, क्लीन शेव कर दो। उन्होंने तो मुझे भी कभी नहीं रखी थी, पूरी क्लीन शेव करवा के घर पे आया। मैंने कहा खबरदार है किसी ने कोई जबरदस्ती की तो ये उधर जबरदस्ती करवाई जाती है, जो नहीं रखता उसको जबरदस्ती रखवाई जाती है। इस हद तक वहां पे वो किया गया है। हेम जोशी जी, नमस्कार सर, योर व्यूज ऑन राइजिंग रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। उफ, देखें, बांग्लादेश में है ना, वही पाकिस्तान जैसी सूरत हाल है। ये रेडिकलाइजेशन है ना जो इस्लामिक, वो मिडिल ईस्ट में कतर को छोड़ के बाकी मिडिल ईस्ट में तो बेहतर हो रहा है मामला। लेकिन बाकी इस्लामिक कंट्रीज में अमेरिका ने रेडिकलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया है। मैं समझता हूं कि आज के दौर में जो दुनिया में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है ना, उसका वाहिद जिम्मेदार अमेरिका है। 79 की अफगान वार और ईरानी रिवॉल्यूशन से पहले कहीं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म नहीं था, सिवाय फलस्तीन के कहीं कोई इस्लाम के नाम पे मूवमेंट नहीं थी। और फलस्तीन की मूवमेंट भी इस्लाम के बजाय फलस्तीनियन मूवमेंट थी। वो कहीं कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं था, कहीं कोई मुल्लाइज्म नहीं था, दाढ़ियां नहीं थी, बुरके नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन अमेरिका ने 79 में ईरान में रिवॉल्यूशन लाया। ईरान का रिवॉल्यूशन अमेरिका लाया है। और आपको पता ही है कि खुमैनी जो था वो यहाँ पे जिनीवा और पेरिस में रहता था। सारे ईरान के जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक थे ये यहाँ पे फ्रांस और जिनीवा में रहते थे। इन सबको भेजा गया।
रिवॉल्यूशन लाने के लिए। अफ़गानिस्तान एक लिबरल मॉडर्न कंट्री था, वहाँ पे ये जो आज तालिबान और ये सब देखते हैं, कोई भी नहीं था। काबुल यूनिवर्सिटी की आप पिक्चर्स देख लें 70s की, ये सब अमेरिका लाया है। अमेरिका को और फिर अर्ली 80s में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े होने लगे तो अमेरिका को एक दुश्मन की ज़रूरत थी, ताकि इसकी वॉर इंडस्ट्री चलती रहे। तो दुश्मन फिर इसने इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म को वो किया, प्रमोट किया, स्ट्रॉन्ग किया, पूरी दुनिया में फैलाया। अब उनको तोड़ने के लिए, इनको मारने के लिए कभी इराक पे हमला, कभी लीबिया पे, कभी सीरिया पे, पाकिस्तान में ड्रोन हमले, अफ़गानिस्तान पे हमले। तो एक्सट्रीमिज़्म पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग बांग्लादेश, अमेरिका की वजह से आया है। अब फैल रहा है। वहाँ पे एक मैं समझता हूँ शेख हसीना वाजिद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो इस एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ खड़ी है। लेकिन जब आपके मुल्क में मेजॉरिटी एक्सट्रीमिस्ट हो ना, तो आपको एहतियात से चलना पड़ता है। भारत में तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी 12-13% पॉपुलेशन मुसलमान है, और उस 12-13% मुसलमानों में भी 2% या 3% एक्सट्रीमिस्ट है। 5% लगा लें, 10% लगा लें। देखिए, एक बुराई जो होती है ना, वो बहुत कम परसेंटेज पे होती है, लेकिन नज़र आती है। 1000 आदमी बंदूक के साथ खड़े हो ना, तो वो 50,000 आदमी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो एक्सट्रीमिज़्म है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के साथ चलती है ना, तो वो मेजॉरिटी को खा जाती है। लेकिन मोदी जी एहतियात से चल रहे हैं ना, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन है ना, मुल्क का तो बेड़ा गर्क नहीं करना होता ना। तो ये सब चीज़ें हैं। सौविक चौधरी जी, what is the right time to take POK now for Indian government? देखें, 135 करोड़ लोगों का देश है, इसके रिसोर्सेज हैं, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसकी सरकार है। उनको बेटर पता है कि कब बेटर टाइम है। हम आप यहाँ पे अखबार पढ़ के या चीजें पढ़ के हमें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता होता। आज मेरी नजर में राइट टाइम है। आज के बाद एनी डे राइट टाइम है। पाकिस्तान टोटली तबाही का शिकार है, इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली टोटली वीक है। लेकिन अब ये भारत सरकार को डिसाइड करना है कि कब। आगे पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होने की तो उम्मीद है नहीं, तो लेट्स सी। सोमनाथ जी, सर, हु इज योर फेवरेट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर आया कब है? आर्मी का ही रूल रहा है। देखें, लियाकत अली खान अंग्रेज एजेंट था, पहला प्राइम मिनिस्टर, जिन्ना और लियाकत अली खान। कॉन्स्टिट्यूशन वो बना नहीं सका, इसको मार दिया गया। पावर गवर्नर जनरल के पास थी। जिन्ना मरा तो गुलाम, जो गुलाम था वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में था, और ये एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था। वो गवर्नर जनरल बन के पावर उसके पास रही। उसने अयूब खान, आर्मी चीफ अयूब खान के साथ हाथ मिला लिया, और 51 में लियाकत अली खान को मारने से लेके 58 तक, अयूब खान के मार्शल लॉ तक, इन 7 सालों में मेरा ख्याल है कोई 10 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। फिरोज खान नून आया, चौधरी मोहम्मद अली आया, मोहम्मद अली बोगरा आया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी आया, आई चुंदरीकर आया। मतलब प्राइम मिनिस्टरों की भरमार। हर कुछ दिन बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता था, क्योंकि पावर गवर्नर जनरल और इसके पास थी, आर्मी चीफ के पास। 58 से मार्शल लॉ आया, इसके बाद पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं। 71 की वार के बाद पाकिस्तान आर्मी कमजोर हुई। जुल्फकार अली एक भुट्टो एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर आया, लेकिन उसने यह बेवकूफ़ी की कि इंडिया दुश्मनी में इसने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, और वो आर्मी स्ट्रॉन्ग होते ही अमेरिका की ज़रूरत बन गई। अफ़गानिस्तान और ईरान के हवाले से भुट्टो को हटा दिया। तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आज भी कोई इंसान का बच्चा नहीं आया। वैसे माज़रत के साथ देखा जाए तो भारत में भी बहुत कम ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी आए, और अपने मोरारजी देसाई जी एक हद तक ठीक थे। बाकी
मोदी जी से पहले के सारे प्राइम मिनिस्टर आप मुझे बता दें जो लंबा लंबा अरसा रहे, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी 17 साल, 17 साल नेहरू जी के बीच में जो म्यूजिकल चेयर चलता था, देव गावड़ा जी, इंदर कुमार गुजराल जी, वीपी सिंह, तो लाइन से जो म्यूजिकल चेयर चलती रही है। नरसिम्हा राव जी कंपैरेटिवली एक बेटर प्राइम मिनिस्टर थे। तो भारत में भी मेजोरिटी टाइम तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। हर हर महादेव, थैंक यू जी। नो मूस दानिश कनरिया को पाक टीम कैसे जगह मिली? क्वालिटी भी तो थी ना भाई। आप जब एक अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक ढांचा होता है, और हुआ ये था कि पाकिस्तान में अब्दुल कादर और इकबाल कासिम जब रिटायर हुए ना, तो मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक दो स्पिनर आ गए। लेकिन जब मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक भी खत्म हो गए, तो उस वक्त कोई अच्छा स्पिनर नहीं था, तो दानिश कानेरिया को जगह मिली। दूसरा, दानिश ने शुरू में अपने लो प्रोफाइल पे रहता था क्योंकि वो बड़ा क्रिकेटर नहीं बना था, और रिटायरमेंट तक उसने कभी दिवाली के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर जो आज ट्वीट कर रहा है, वो तब तक जब टीम में था तो थोड़ी किया था। तो इसलिए इसको जगह मिल गई। जैसे यूसुफ योहाना भी एज ए क्रिश्चियन ही आया था, क्वालिटी पे आया था। संजय गुप्ता जी है, लाइएगा संजय जी कम पहले में। ये श्रीजीत मेनन, अच्छा संजय गुप्ता जी। अपील टू ऑल माय फ्रेंड्स, आरिफ भाई इज डूइंग इनक्रेडिबल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। श्रीजीत मेनन, नमस्कार सर, डू यू थिंक पाकिस्तान ट्राई टू स्ट्राइक deal with China on POKGB to waive its debt and make situation complex for India? What is the nuclear weapons equation when India matches POK? दो चीजें हैं। देखिए, पहला सवाल तो आपका ये है कि चाइना को पीओके गिलगित बल्तिस्तान दे के अपना कर्जे से जान छुड़ा ली जाए। तो यार, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके कोई खजाने में पड़ा कोई ज्वेलरी का बॉक्स नहीं है कि उठा के आप किसी को दे देंगे। अमेरिका भी बैठा है, इंडिया भी बैठा है, और चाइना को ये सब अच्छी तरह पता है। तो ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती कि आपने उठा के दे दिया। हाँ, आप अपना पंजाब दे दें, अपना इलाका दे दें तो और बात है। ये यूनाइटेड नेशंस की बुक्स में ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। और फिर भारत बैठा है, चाइना जंग की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। आएगी सर पे तो ऑफ कोर्स करेगा, खुद जंग इनिशिएटिव नहीं करेगा क्योंकि इसको पता है कि बहुत पीछे चले जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमने दुनिया में इकोनॉमिक पावर बने हैं, सारा कुछ ढह जाएगा। रशिया यूक्रेन वाला मामला नहीं है चाइना के साथ, या चाइना की जंग बहुत भारी होगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन्स का आपने कहा है, तो भाई साहब भारत का न्यूक्लियर वेपन है ना जो, वो भारत की सरकार के कंट्रोल में है, इंडिजीनियस है, भारत का अपना है। और भारत उसमें अमेरिका या किसी के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन तो अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका की इजाजत के बगैर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं चला सकता। महेश नारायण जी, थैंक यू सर। आरिफ भाई, कुरान 109.6 says to you is your religion and to me my religion. Why don't Muslim respect this verse? जी, लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। अब मुस्लिम क्यों नहीं करता? तो यार, ये तो कुरान में ये भी लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर क्यों कन्हैया लाल को मारा भाई? तो ये आजकल कुरान के जो कंट्रोवर्शियल जो चीजें हैं ना, उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और ये है कि इसका, अब जैसे एक मिसाल है, गजवा हिंद कौन सा कुरान में है? कुरान में तो नहीं है। कितना प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब मुल्लाओं के अपने एजेंडे हैं जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कल्याण गुशैद जी, वाई पाकिस्तानी सिटीजन्स नॉट डिमांड फॉर द रिलीज ऑफ हमीदुल रहमान कमोशन रिपोर्ट इन पब्लिक? पाकिस्तानी पब्लिक की औकात क्या है? उनकी किसी डिमांड को आज तक कभी माना गया है कि वो मानेंगे? जब 71 का मामला हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, पाकिस्तान जंग हार गया, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त के चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान की
उस पे एक कमीशन बनाया कि भाई आप एक रिपोर्ट बनाएं कि 71 में क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया था, जुल्म किए थे नहीं किए थे, ये वो पूरी रिपोर्ट आई तो फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों ने देख लिया, कबेले इसने तो पूरे पाकिस्तान को हिला देना है, पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी, तो वो बैन कर दी गई। और वो इसलिए नहीं ला सकते कि उसमें पाकिस्तान आर्मी के जुल्म बताए गए हैं। सुबह चौधरी जी, विल द बलोचिस्तान मूव कम इनटू रियलिटी? सुन सर, अब सुन तो कल है ना सुन तो, लेकिन नॉर्मली पॉलिटिकल और इस तरह की चीजों में सुन का मतलब होता है आगे कुछ सालों में बलोचिस्तान आजाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलोचिस्तान बिल्कुल आजाद होगा, एक आजाद देश बनेगा। कब? वेरी डिफिकल्ट टू से। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूं 1 घंटा होने को आया है, तो हम ये आखिरी सवाल ले लेते हैं अंकित पांडे जी का। सर, आज ही अल कायदा ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, बोला कि मोदी के आने के बाद कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई है और इसके लिए उसने पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि कश्मीर में भारत ने बहुत ही जबरदस्त तब्दीली की है, और एक तो आर्मी ने और सीक्रेट एजेंसीज ने कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म होती थी उसको होने से पहले ही रोक दिया काफी। मैंने पिछली बार कहीं किसी से बात की थी तो उसने मुझे एक रिपोर्ट दिखाई थी कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से अब तक तकरीबन 500 इन्फिल्ट्रेशन और छोटे मोटे टेररिज्म के को होने से पहले रोका है भारत की आर्मी ने और एजेंसी ने। तो इसका ब्लेम पाकिस्तान आर्मी को देने के बजाय मैं इसका क्रेडिट मोदी सरकार और भारतीय सेना को दूंगा कि इन्होंने इसको बड़ा प्रोफेशनली रोका है। दूसरा जो इसमें आप देख सकते हैं वो ये है कि पॉलिटिकल डिसीजंस, आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन जिसको मेजोरिटी ऑफ कश्मीरीज ने पसंद किया है, क्योंकि वहां पे जब यूनियन टेरिटरी नहीं थी और स्टेट थी तो वहां पे महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लाज और ये सब रूल करते थे और ये एकोमोडेट करते थे टेररिज्म को, प्रमोट करते थे, उनको सिक्योर करते थे, पेट्रोनेज करते थे। तो इसलिए अब जब दिल्ली डायरेक्ट रूल कर रहा है तो वो पेट्रोनेज खत्म हो गई है। वो जो अजगर बड़े बड़े महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लाज और ये सब, उनको बिल्कुल ही पटारी में बंद कर दिया ना। आम कश्मीरी को मौका मिला है जॉब्स करने का, बिजनेस करने का, भारत के दूसरे इलाकों में जाके एजुकेशन हासिल करने का, जॉब्स करने का, तो उससे फर्क पड़ा है काफी। और पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी ने भी इस पे किरदार अदा किया है, लेकिन मैं समझता हूं इसका टोटल क्रेडिट मैं भारतीय सेना और भारतीय सरकार को दूंगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपने जो इतना हमेशा सपोर्ट और मान दिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि हफ्ते में कोशिश करता हूं मैं एक सेशन आपके साथ रखूं, डायरेक्ट बातचीत से मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप सबका आभारी रहूंगा हमेशा, जो आपने सपोर्ट किया है, कॉन्फिडेंस दिया है, ट्रस्ट किया है, उसको कायम रखूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। विनोद कुमार जी, लव टू वॉच योर चैनल। थैंक यू विनोद जी। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।